आज गरीब अदिति बहुत खुश थी क्योंकि आज उसने सोने का हार जीता था। वो खुशी खुशी हार लेकर जब घर आती है तो सारे परिवार में खुशियां आ जाती हैं। क्या बात है अदिति, तुम्हारी तो लॉटरी निकल गई। मैं बहुत खुश हूँ। अब घर की आधी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? देखो ना, कहीं से भी पैसों का इंतजाम नहीं हो रहा था और अब ये हार जीत लिया है मैंने। तो अब देखो ना, हमारे बच्चों की फीस चली जाएगी। थोड़े बहुत पैसे हैं, वो आपके काम आ जाएंगे। ये तुम क्या कह रही हो अदिति? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये हार तुमने जीता है, ये हार तुम्हारा है। ये कहकर अदिति का पति वहां से चला जाता है। अदिति ने कुछ दिन पहले ही अपनी जेठानी चैताली के साथ एक फॉर्म भरा था जो उन्हें एक बड़ी बुटीक वाली ने दिया था, जहां चैताली हमेशा अपने कपड़े सिलवाया करती थी। कुछ दिन पहले। अच्छा ना बाबा, थोड़ी सी तो देर की बात है, बस हम जाएंगे और वापस आ जाएंगे। तुम्हें पता है ना, जेठ जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि तुम मेरे साथ इधर उधर घूमो या तुम हम लोगों से कोई भी वास्ता रखो। अरे छोड़ो ना अदिति, दो भाइयों की लड़ाई में हम दोनों क्यों दुश्मन बने। अच्छा बाबा, तुम फिर से शुरू मत हो जाना। चलो चलते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, तुम मुझे कुछ नहीं दिलाओगी। अनिल को अच्छा नहीं लगता। ठीक है, कुछ नहीं दिलाऊंगी, अब तो मेरे साथ चलो। और फिर देवरानी जेठानी उस बुटीक पर पहुंच जाती हैं। चेताली मैडम, आप हमारी रेगुलर कस्टमर हैं। हम लोगों ने एक ऑफर निकाला है, आप ये फॉर्म भर दीजिए। 1 महीने बाद जिसका भी नंबर आएगा उसे हमारी तरफ से सोने का हार मिलेगा। अच्छा, ऐसी बात है क्या? फिर तो मुझे 2 फॉर्म दे दीजिए। अदिति, फॉर्म तू भी भर दे। ये तुम कैसी बातें कर रही हो चैताली? मैं तो यहाँ से कभी कपड़े नहीं लेती, ये केवल यहाँ के कस्टमर्स के लिए है। हाँ तो, तुम यहाँ की रेगुलर कस्टमर ही तो हो, हर बारी मेरे साथ आती हो। और तुम्हें याद है ना, पिछली बार तुमने यहाँ से सूट भी लिया था। यस मैम, आप भी फॉर्म भर सकती हैं। अभी चैताली के बहुत कहने पर अदिति फॉर्म भर देती है और पूरे 1 महीने बाद आज अदिति के लिए बड़ी खुशी का मौका था। उसे बुटीक वालों ने बुलाया और वो चैताली के साथ वहां जाती है। लगता है ये बुटीक वाले पागल हो गए हैं। रेगुलर कस्टमर तो तू है और सोने का हार मुझे दे दिया। हाँ, वैसे बहुत हैरानी की बात है, लेकिन तुम लकी हो जो तुम्हें आज ये सोने का हार मिल गया। वैसे अनिल से क्या कहोगी? अरे हाँ, मैं अनिल से क्या कहूंगी? हर बार तू ही तो आइडिया देती है, इस बार भी तू ही बता ना कि मैं क्या झूठ बोलूं। ओके, तो तुम कह देना कि तुम्हें जो 2 महीने पहले मैंने सूट दिलाया था, उस दिन तुमने ही ये फॉर्म भरा था, ठीक है? फिर अदिति ने घर पर यही बताया। अनिल और सुनील दोनों भाई थे। पहले दोनों भाई एक दूसरे पर जान छिड़कते थे, लेकिन कुछ गलत फहमियों के चलते हुए दोनों भाइयों के बीच में इतना मनमुटाव हो गया कि उन्होंने एक दूसरे की शक्ल ना देखने का फैसला कर लिया। दोनों भाई अलग हो गए। फिर दोनों ने अपनी अपनी किस्मत आजमाई और सुनील अमीर हो गया और अनिल जहां था वहीं का वहीं रह गया। लेकिन उन दोनों की पत्नियां आज भी आपस में बातें करती थीं, क्योंकि दोनों ही कॉलेज टाइम की अच्छी और पक्की सहेलियां थीं, जो आज देवरानी जेठानी बन गई थीं। शाम को, सुनो अनिल, मैंने सुनार से इसका रेट पता कर लिया है। ये पूरे 3.5 लाख का हार है। हाँ, 35,000 दोनों बच्चों की फीस है और बाकी पैसे से तुम अपना कोई छोटा मोटा काम शुरू कर लो। ये क्या रट लगा रखी है? क्यों? अग्नि के साथ फेरे लेते हुए क्या हमने एक दूसरे को वचन नहीं दिया था कि सुख दुख में एक दूसरे के साथी बनेंगे? अनिल, मैं जानती हूं तुम्हारी किस्मत ने कभी तुम्हारा साथ नहीं दिया, लेकिन क्या पता ऐसा हो जाए कि इस बार तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ दे जाए। प्लीज मना मत करो। ठीक है, लेकिन मैं सारे पैसे दांव पर नहीं लगा सकता। तुम इनमें से मुझे बस 1.5 लाख रुपए दे दो। अगर इस बारी काम चल गया तो चल गया, वरना वरना क्या? कुछ नहीं। फिर अदिति अनिल को 1.5 लाख रुपए दे देती है। इस बार अनिल ने मन ही मन सोच लिया था कि वो कोई ऐसा काम करेगा जो रोज चलता हो, और फिर उसने पौश इलाके में फलों की दुकान लगाने की सोची। ये बात उसके बड़े भाई सुनील को पता चल जाती है। देख रही हो चैताली,
मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कि इसने खानदान का नाम डुबाने की सोच ली है। तुम क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो? अगर वो कुछ करना चाहता है तो उसे करने दो ना। हर बारी उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी, लेकिन हो सकता है इस बार उसकी किस्मत उसका साथ दे दे। अरे लोगों ने नाकामी का नाम किस्मत रख दिया है। किस्मत कुछ नहीं होती है। जो होता है वो सोच होती है। इंसान की सोच ही उसे कामयाब बनाती है और इंसान की सोच ही उसे नाकाम इंसान बनाती है। बस करो अब सुनील, तुम्हारे सोचने की सीमा ही खत्म नहीं होती है। इस बार कुछ भी बुरा नहीं होगा। जो होगा सब अच्छा होगा, देख लेना। कैसे अच्छा होगा जब उसने फलों की दुकान लगाने की सोची है? कुछ भी हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना कि तुम्हारा छोटा भाई अपना काम शुरू कर रहा है। और फिर अनिल अपनी फलों की दुकान लगाना शुरू कर देता है। इस बार उसका डिसीजन बिल्कुल सही निकलता है और उसकी दुकान पर हर समय लोगों की भीड़ रहती है। इस बार उसने पूरी ईमानदारी के साथ काम शुरू किया था। इस बार उसने सोच लिया था कि वो लालच के चक्कर में खराब सामान नहीं रखेगा। 1 महीने बाद। ये लो अदिति, पूरे महीने भर की कमाई। जितना पैसा मैंने तुमसे लिया था ये लगभग उतने ही है। अदिति, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने अपने सोने का हार बेचकर मुझे पैसे दिए और इस बार देखो ना, काम भी कितना अच्छा शुरू हुआ है। भगवान की दुआ से अब मैं इसे और बढ़ाऊंगा। भगवान ने हमारी सुन ली अनिल। बहुत सालों बाद आखिर हमारी लाइफ भी थोड़ी अच्छी हो गई है। अब अदिति के घर में भी धीरे धीरे पैसों की तंगी खत्म हो जाती है। अब उसके बच्चों के स्कूल की फीस टाइम से जा रही थी, घर का बिजली बिल भी, और अदिति के पास थोड़े पैसे भी जमा हो गए थे। कुछ पैसे उसके हार के भी बचे हुए थे। और फिर उसने एक दिन सोचा, क्यों ना चैताली का धन्यवाद किया जाए। तो वो उसे फोन करती है। सुनो चैताली, आज शाम को मिलो, तुम्हारे वाले बुटीक पर चलते हैं। आज तुम कोई भी सूट पसंद कर लो, और वो मेरी तरफ से। क्या बात है अदिति, आज इतनी मेहरबानी क्यों? वो तुम्हें थैंक यू कहना है। उस दिन अगर तुम मुझे अपने साथ ना लेकर जाती तो मैं वो फॉर्म भी ना भरती, और अगर मैं वो फॉर्म ना भरती तो सोने का हार कैसे जीतती? इसलिए तुम्हारा एक सूट तो बनता है। चैताली हाँ कह देती है। शाम को दोनों बुटीक पर पहुंचती हैं और चैताली सूट पसंद करने लगती है। वहीं अदिति भी अपने लिए कुछ देखने लगती है कि तभी उसके कानों में आवाज आती है। मैडम, जैसा आपने कहा था हमने बिल्कुल वैसा ही किया, और आज देखो ना, इन मैडम के चेहरे पर कितनी खुशी है। पहले जब भी आती थी तो हमेशा उदास रहती थी। थैंक यू सो मच मेरी बात मानने के लिए। वो बहुत स्वाभिमानी है। मैं नहीं चाहती थी कि उसके स्वाभिमान को ठेस लगे, और मैं अपनी दोस्त की मदद भी करना चाहती थी। आप बहुत ही अच्छी हैं दिल की। अच्छा, तो इसका मतलब वो हार मुझे चैताली ने दिया था? मेरी मदद करने का उसने बड़ा ही अच्छा तरीका निकाला। नहीं नहीं, एक सूट से काम नहीं चलेगा। 1-2 महीने बाद मैं चैताली को उसके सारे पैसे लौटा दूंगी। चैताली अपने लिए सूट पसंद करती है। फिर दोनों सहेलियां बाजार में ही कुछ खाती हैं और बच्चों के लिए भी लेकर जाती हैं। रात को। सुनो अनिल, अ, अगर मैं तुम्हें एक बात बताऊं तो तुम गुस्सा तो नहीं होगे ना? क्या हुआ? आज फिर मेरे बड़े भाई साहब ने मेरे खिलाफ कुछ बोला होगा और जो तुम्हें पता चला होगा। नहीं अनिल, ऐसी बात नहीं है। आज मुझे जो पता चला है वो बड़ा ही अजीब है, लेकिन मैं सच कहूं, ये रिश्तों की इज्जत बनाने वाला काम था। अब ऐसा भी क्या हो गया है? फिर अदिति जीते हुए सोने के हार की सारी बात अनिल को बता देती है। क्या तुम सच कह रही हो? भाभी ने ऐसा किया? मैं जानता हूं, भाभी दिल की बहुत अच्छी हैं। अच्छा सुनो, तुमने तो उस हार की फोटो खींची थी ना? एक काम करते हैं, हम दोनों भाभी के लिए बिल्कुल वैसा ही हार बनाते हैं और उन्हें तोहफे में दे देंगे। हाँ अनिल, मैं भी ऐसा ही सोच रही थी। अब भगवान की दुआ से हमारा काम बहुत अच्छा चल पड़ा है। फिर 2-3 महीने बाद वो लोग बचे हुए पैसों में और पैसे मिलाकर बिल्कुल वैसा ही हार खरीदते हैं और एक दिन चैताली के घर पहुंच जाते हैं। घर से सुनील और चैताली की आवाज आ रही थी। देखो तो, इस बार अनिल का काम कितना अच्छा चल रहा है। तुम्हारा आइडिया कमाल का था। उन लोगों को पता भी नहीं चला और हम लोगों ने उनकी मदद भी कर दी। अब अदिति और अनिल दोनों बहुत खुश रहते हैं। अरे पता है,
बच्चों की फीस भी टाइम से जा रही है। अरे अनिल तो हमारा बेवकूफ है। मैं बड़ा भाई हूं। बड़ा भाई पिता के समान होता है। मैं उसका बुरा होते हुए कैसे देख सकता था? अगर उसकी अकड़ इतनी बड़ी है तो कोई बात नहीं। बस मुझे खुशी है कि वो खुश है। बाहर खड़ा हुआ अनिल अपने भाई की बात सुनकर रो पड़ा। अदिति ने दरवाजा बजाया तो चैताली ने दरवाजा खोला। अनिल और अदिति को वहां देखकर दोनों हैरान हो गए। अरे, तुम दोनों? हाँ, हम दोनों। सोचा अनिल का काम अच्छा चल पड़ा है तो क्यों ना खुशियां अपनों के साथ बांटी जाए। मुझे माफ कर दो भाई साहब। मैंने हमेशा आपको गलत समझा। हमने बाहर खड़े होकर सारी बातें सुन ली थी। मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं? तुम बेवकूफ थे और हमेशा बेवकूफ ही रहोगे। अरे भाई को भी कोई शुक्रिया अदा करता है क्या? मुझे बस इतना पता था कि चैताली, तुमने मेरी मदद की है, लेकिन इसके पीछे कौन है वो मुझे आज पता चला। भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चैताली, ये तुम्हारे लिए। और चैताली डब्बा खोलती है तो उसके अंदर वही हार था। थैंक यू सो मच मैडम। मुझे पता था जब भी आपको ये बात पता चलेगी तो आप ऐसा ही कुछ करेंगी। लेकिन मैं ये हार रख लूंगी क्योंकि मुझे पता है अब मेरी सहेली का घर बहुत अच्छा चल रहा है। इस तरह एक सोने के हार से दोनों परिवार आपस में फिर से मिल गए और खुशी खुशी रहने लगे। एक गांव में हरिकेश नाम का एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसका एक बेटा और उसकी एक बेटी ममता थी। इसके विवाह के लिए वो लड़का देख रहा था, लेकिन कहीं पर भी बात नहीं बन रही थी। जो कोई भी ममता को देखने आता है वो उसे तो पसंद कर लेता, लेकिन जब दान दहेज की बात आती तो सब मुंह फेर कर चले जाते। उस गांव में मुखिया का परिवार भी रहता था और उसके बेटे पवन की शादी थी, जिसमें शहर से उसका दोस्त अक्षय शामिल होने के लिए आया था। ममता अपनी माँ के साथ मुखिया के घर पर काम करवाने के लिए आई हुई थी। क्या बात है यार पवन, तुम्हें तो कोई बैंक्वेट हॉल या कोई फार्म हाउस बुक करना ही नहीं पड़ा। तुम्हारा तो घर ही ऑलरेडी इतना बड़ा है। अरे यार, हम गांव के मुखिया हैं। हमारा घर बड़ा नहीं होगा तो और किसका घर बड़ा होगा? अच्छा बताओ, क्या लोगे तुम, ठंडा या गरम? भाई, मैंने सुना है गांव की लस्सी बहुत अच्छी होती है। तुम तो बस मुझे लस्सी पिला दो। यार मजा आ गया सचमुच में, बहुत अच्छी थी। अच्छा एक बात बता, ये लड़की कौन थी? अरे ये तो हरिकेश चाचा की बेटी है। गांव में जब भी शादी ब्याह होता है तो एक दूसरे के घर में इसी तरह काम करने के लिए जाना पड़ता है। बस ये भी इसी तरह यहां आई होगी। बहुत ही अच्छी लड़की लग रही है यार। मैं अपनी शादी की बात करूं क्या? रहने दे भाई, रहने दे। ये लोग बहुत गरीब हैं, दान दहेज नहीं दे पाएंगे। अरे यार, कैसी बातें कर रहा है? हमारे घर में भला किसी चीज की कमी है क्या? माना तेरे जितना बड़ा घर नहीं है, लेकिन हम भी जाने माने रईस हैं यार। अक्षय अपने घर वापस जाता है। वो किसी तरह ममता की फोटो ले लेता है और अपनी माँ को दिखाता है। उसकी माँ को लड़की पसंद आ जाती है, लेकिन जब ये पता चलता है कि वो गरीब घर की है तो उसकी माँ मना कर देती है। मम्मी, जब आपको लड़की पसंद है तो फिर मना क्यों कर रही हो? अरे, लड़की अच्छी है तो क्या करूं? दान दहेज तो कुछ नहीं आएगा ना। तुम्हें पता है ना, जब मैंने तुम्हारे बड़े भाई की शादी की थी तो कितना दहेज आया था। सब लोग दांतों तले उंगली दबा रहे थे कि मैंने इतने अमीर घर में तुम्हारे भाई का रिश्ता किया है। तो आपने अपना शौक पूरा कर लिया ना। मुझे यही लड़की पसंद है। शादी करूंगा तो ममता से करूंगा, वरना ऐसे ही रहूंगा। फिर अक्षय ने खाना पीना सब छोड़ दिया। उसकी माँ जब बहुत परेशान हो गई तो उसने रिश्ते के लिए हाँ कह दिया और फिर जल्दी ही ममता उसके घर की बहू बनकर आ गई। गरीब घर की ममता के ऊपर उसकी जेठानी कविता पूरा हुक्म चलाती और बात बात पर उसकी बेइज्जती भी करती। अरे अरे अरे, देखो तो कैसे कपड़े पहन रही है। ममता, क्या तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें कोई भी अच्छा जोड़ा नहीं दिया? नहीं दीदी, गांव में तो इसी तरह के कपड़े मिलते हैं। हाँ, अब रहने भी दो। तुम्हारा गांव शहर से कोई ज्यादा दूर तो है नहीं।
तुम्हारे माँ बाप चाहते तो शहर में भी आकर शॉपिंग कर सकते थे, लेकिन बेचारे वो भी क्या करते। और ये सुनकर ममता उदास हो जाती है। तभी उसकी सास वहां पर आती है। अरे कविता बहू, तुम यहाँ पर हो? मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, जरा आकर मेरे सर की मालिश तो कर दो। ओ मम्मी जी, एक आप और एक आपका सर का दर्द। अब आपकी ये बहू भी तो आ गई है ना, इससे सर का दर्द ठीक करवा लीजिए, मुझे बहुत काम है। फिर कविता वहां से बड़बड़ाते हुए चली जाती है कि दहेज भी मैं लेकर आऊं और काम भी मैं ही करूं, और इस गरीब घर की लड़की का क्या होगा, इससे काम करवाओ। और ये बात जब अक्षय की मम्मी सुन लेती है तो वो कहती है, ठीक ही तो कह रही है बड़ी बहू। तुम्हें पता भी है कितना दहेज लेकर आई थी वो? ये सोने चांदी के बर्तन आए थे, और एक तुम हो 5 बर्तन लेकर आई हो, वो भी स्टील के। हाँ, अब खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? सर दर्द के मारे फटा जा रहा है मेरा, आकर तेल लगा दो। और ममता चुपचाप अपनी सास के सिर में तेल डालकर मालिश करने लगती है। अगले दिन, मम्मी जी, आज नौकर नहीं आया है और सारा घर ऐसे ही पड़ा हुआ है। आप तो जानती हैं, मैंने तो कभी झाड़ू उठाकर भी नहीं देखी है। अब घर का काम कौन करेगा? अरे ममता, तुम्हें तो काम करने की आदत है ना, तुम्हारे घर में तो नौकर चाकर भी नहीं थे। सुनो, एक काम करो, सारे घर की सफाई कर दो। कविता, जब तक ये सफाई करती है तब तक तुम रसोई में चूल्हा चौका कर लो। नो 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 मम्मी जी, मैंने तो कल रात को ही अपना मैनिक्योर करवाया है। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं सारे घर की सफाई करने के बाद खाना भी बना लूंगी। अब घर में अक्षय की मम्मी जब भी कविता को कोई काम बताती, वो सारे काम मना करने लगी और वो सारे काम ममता को ही करने पड़ते। फिर भी ममता किसी बात की कोई शिकायत नहीं करती थी। वहीं करवा चौथ का त्योहार भी आने वाला था। मैंने तो इस बार मम्मी को बोला है कि मुझे एक बहुत सुंदर सी साड़ी देना, और कल मेरा भाई आ रहा है मेरा सामान लेकर। वैसे तुम्हारे मायके से क्या आएगा? तुम्हारा तो पहला करवा चौथ है ना? मुझे तो नहीं पता, मम्मी जो भी दे दे। अरे आना भी क्या होगा, वही आएगी, कोई सस्ती सी साड़ी। तभी अक्षय की माँ आवाज लगाती है। ममता और कविता दोनों उसके कमरे में जाती हैं तो देखती हैं कि वो बुखार से तप रही है। अरे मम्मी जी, आपको तो बहुत तेज बुखार है, मैं इनको अभी फोन करके बुलाती हूँ। करवा चौथ आने वाला है और मम्मी जी बीमार पड़ गईं। कहीं ऐसा न हो कि मुझे भी बुखार हो जाए। ये है तो गांव की गवार, अपने आप कर लेगी जो करना है। मैं तो अपने कमरे में जा रही हूँ। अरे कविता बहू, तुम कहाँ जा रही हो? जरा एक गिलास पानी तो देना। मम्मी जी, आपको तो पता ही है ना कि मुझे बीमारियों से कितना डर लगता है। ममता अभी आने वाली होगी, आप उसी से पानी ले लेना। ये कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है। ममता फोन करके जब वापस आती है तो उसकी सास उसे पानी के लिए बोलती है। वो पानी के साथ कुछ खाने के लिए भी लाती है और बुखार की दवाई अपनी सास को दे देती है। मम्मी जी, अभी बस ये आने वाले हैं, कह रहे थे साथ में डॉक्टर को भी लेकर आएंगे। लाइए, तब तक मैं आपका सर दबा देती हूँ। और ये कहकर ममता अपनी सास के सिरहाने बैठ जाती है और उनका सर दबाने लगती है। थोड़ी देर में अक्षय डॉक्टर को लेकर आता है। देखो अक्षय, जिस तरह की हालत तुम्हारी मम्मी की लग रही है, मुझे शक है कि कहीं इन्हें डेंगू ना हो गया हो। ये कुछ टेस्ट हैं, इन्हें करा लो। ठीक है डॉक्टर, थैंक यू सो मच। फिर अपनी माँ को लेकर अक्षय अस्पताल जाता है और वहां पर टेस्ट करने के बाद पता चलता है कि उन्हें सचमुच में डेंगू हुआ है। ओह माय गॉड, आपकी मम्मी को डेंगू हो गया है? हाँ, ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन कविता तुम माँ का बहुत ख्याल रखो। नहीं नहीं, मुझसे ये सब नहीं होगा। मैं तो आज ही अपने मायके जा रही हूँ, कहीं मैं भी बीमार हो गई तो मुझे करवा चौथ पर बीमार नहीं पड़ना है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? कभी कभी तो मुझे लगता है कि सारी अमीरी तुम्हारे दिमाग में चढ़ गई है। ममता को देखा है, कितना दिल लगाकर काम करती है। मैंने उसे आज तक कभी खाली बैठे हुए नहीं देखा, और मम्मी की सेवा भी कितनी कर रही है। वो मेरे जितने अमीर घर से नहीं आई है और ना ही वो इतना दहेज लेकर आई है।
इसलिए उसे ही सारे काम करने पड़ेंगे। बस आप मुझे मेरे घर छोड़कर आइए। कविता जब देखो अपने दहेज की धमकियां देकर सबको चुप करा देती थी। घर में कुछ ज्यादा क्लेश न हो, इसके लिए उसका पति उसे उसके मायके छोड़कर आ जाता है। उधर ममता दिन रात अपनी सास की सेवा कर रही थी। जुग जुग जियो ममता, तुमने मेरी इतनी सेवा की है कि इतनी भयानक बीमारी भी देखो कितनी जल्दी भाग गई। अब मुझे अच्छा लग रहा है। बस मम्मी जी, आप ठीक हो जाइए। त्योहारों की रौनक तो तभी होगी जब आप ठीक होंगी। जीती रहो, खुश रहो। और उधर कविता को जैसे ही पता चलता है कि उसकी सास ठीक हो गई हैं, वो बहुत सारे सामान के साथ घर आ जाती है और सबको दिखाती है कि उसकी मम्मी ने त्योहार पर उसे क्या क्या दिया है। और ये साड़ी देख रही है मम्मी जी, ये तो बहुत महंगी साड़ी है। मम्मी ने कहा है कि करवा चौथ पर मैं यही पहनूं। ममता, तुम क्या पहनने वाली हो करवा चौथ पर? पता नहीं, जो भी रखा होगा पहन लूंगी। मम्मी जी की तबीयत इतनी खराब थी कि मुझे साड़ी तैयार करवाने का समय ही नहीं मिला। अरे कोई बात नहीं ममता, तुम कुछ भी पहन लो, तुम सब में अच्छी लगती हो। ये बात तो अक्षय ने बिल्कुल सच कही है। भगवान ने तुम्हें रंग रूप इतना दिया है कि तुम जो भी पहनती हो अच्छा लगता है। लेकिन तुमने मेरी इतनी सेवा की है, मुझे लगता है कि तुम्हें अपने पहले करवा चौथ पर कुछ अलग पहनना चाहिए। रुको, मैं तुम्हारे लिए साड़ी लेकर आती हूँ। फिर अक्षय की मम्मी अपने कमरे में जाती हैं और अलमारी में से एक चांदी की साड़ी निकाल कर लाती हैं। ममता, तुम ये वाली साड़ी पहनना, ये मेरी माँ ने मुझे दी थी और तुम्हें पता है ये चांदी की साड़ी है। देवरानी को सास ने चांदी की साड़ी दी है। ये देखकर कविता जल जाती है और वो तुरंत ही ममता के हाथ से साड़ी छीन लेती है। मम्मी जी, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैं इस घर की बड़ी बहू हूं और इतना सारा दहेज लेकर आई हूं, और ये गरीब गांव की गवार आप इसे चांदी की साड़ी दे रही हैं? कविता बहू, आज तक मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। तुम मुझे दिन में 10 बार ये बात याद दिलाती हो कि तुम दहेज में क्या क्या लेकर आई थी, लेकिन तुम्हारी इस हरकत ने बता दिया है कि तुम बिल्कुल भी अमीर नहीं हो। तुम्हारी सोच बहुत ही छोटी है। बीमार सास को छोड़कर तुम मायके चली गई। घर का काम करते हुए तुम्हारे सर में दर्द होता है, या तुम फिर दहेज के ताने देती हो। ममता गरीब जरूर है, लेकिन संस्कारों से भरपूर है। जिस बीमारी में मैं महीनों बिस्तर में पड़ी रह सकती थी, वो मेरी चंद दिनों में ही ठीक हो गई। तुम्हारे सामान का मैं क्या करूं? मुझे तो मेरी बहू ने ठीक किया है। लाओ, ये साड़ी मुझे दो। इसकी असली हकदार ममता ही है। और ये सुनने के बाद कविता साड़ी वापस कर देती है। ये लो ममता बहू, तुम करवा चौथ पर यही साड़ी पहनना। और करवा चौथ पर सबसे सुंदर ममता ही लग रही थी अपनी सास की दी हुई चांदी की साड़ी में। और उसे चांदी की साड़ी पहने हुए देखकर कविता मन ही मन जल रही थी।